बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पंजुम जमात के इस सेशन में माहौल का मुताला हिस्सा दुआम में हमारा आज का मौजू है मस्कन से गांव बस्तियां। पिछले असबाक में हमने इंसान के इर्तिका और तरक्की का मुताला किया। हमने देखा कि किस तरह इब्तदाई इंसान ने अपने हाथों का इस्तेमाल करके हथियार बनाना शुरू किया। आप जानते हैं कि हथियारों की शक्ल और किस्मों की बुनियाद पर पत्थर के ज़माने को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पत्थर का कदीम ज़माना, पत्थर का वुस्ता ज़माना और पत्थर का जदीद ज़माना। अब हम इंसान के रहन सहन और उसमें आई तब्दीलियों का मुताला करेंगे। सबक नंबर 7, मस्कन से गांव बस्तियां। आइए सबक के अहम निकात पर एक नजर डालते हैं। 7.1 मस्कन, 7.2 आरजी खैमाजनी, 7.3 गांव बस्तियां। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले मस्कन। मस्कन से क्या मुराद है? मस्कन का मतलब है रहने का मकाम, वो जगह जहां हम रहते हैं, यानी मकान। तो इस हिस्से में हम जानेंगे कि इंसान कदीम दौर में कहाँ रहता था और फिर उसके रहन सहन में किस तरह तब्दीलियां रूनुमा हुई। 5वें सबक में हमने देखा कि ताकतवर इंसान बिलखुसूस गारों में बसते थे। उस दौर में इंसान को पता नहीं था कि मकान कैसे तामीर किया जाता है, मकान की तामीर में कौन से वसाइल इस्तेमाल होते हैं। लिहाजा इंसान गारों में रहते थे। गार यानी पहाड़ की खो। और आज आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के मकानात तामीर किए जाते हैं। ऊंची ऊंची फलकबोस इमारतें हमें नज़र आती हैं, मगर उस दौर में इंसान गारों में रहता था। गार चूंकि कुदरती तौर पर मयस्सर थे, लिहाजा ताकतवर इंसान बिलखुसूस गारों में बसते थे। उस जमाने में जमीन का बड़ा हिस्सा बर्फीला था, इसलिए आबो हवा इंतहाई सर्द थी। अब आप अंदाजा कर सकते हैं इस बर्फीली जमीन पर आबो हवा कितनी सर्द होगी। उस जमाने में यूरोप की आबो हवा मुंजमद कर देने की हद तक सर्द थी। आज के दौर में सर्दी से बचने के लिए हम क्या करते हैं? गर्म ऊनी कपड़े पहन लेते हैं,
जहाँ ज़्यादा सर्द आबो हवा है वहाँ लोग अपने घरों में, दफ्तरों में इस किस्म के हीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। मगर उस दौर में तो ये सब नहीं था, तो इंसान सर्द आबो हवा के असरात से कैसे महफूज रहता था? शदीद सर्दी से अपने आप को महफूज रखने के लिए इंसान ने अलाव का इस्तेमाल किया। अलाव आप देख सकते हैं, लकड़ियों को इकट्ठा करके आग जलाई जाती थी और फिर उस आग की गर्मी से सर्दी के असरात से महफूज रहने में मदद मिलती थी। जंगल में लगी हुई आग को देखकर इंसान आग से आगाह हुआ। सीधी पुश्त वाले इंसान ने दरख्त की जलती हुई शाखें लाकर उसके इस्तेमाल का हुनर सीखा होगा। ताकतवर इंसान सख्त लकड़ी वाली शाखों को रगड़कर या चकमाक को एक के ऊपर एक पटक कर निकलने वाली चिंगारी से आग पैदा करने का हुनर जान चुका था। लिहाजा सर्दी से महफूज रहने के लिए अलाव का इस्तेमाल किया जाने लगा। मगर सिर्फ अलाव का इस्तेमाल ही काफ़ी नहीं था। अलाव का इस्तेमाल करने और खाल के कपड़े पहनने की वजह से वो अपने आप को सर्दी से महफूज रखते थे। ग़िज़ा के लिए जानवरों का शिकार किया जाता था और जानवर की खाल से बने हुए कपड़े वो इस्तेमाल करता था। तो सर्दी से अपने आप को महफूज रखने के लिए इंसान क्या किया करता था? सर्दी से महफूज रहने के लिए अलाव का इस्तेमाल और खाल के कपड़े पहनता था। अलाव का इस्तेमाल करने और खाल के कपड़े पहनने की वजह से वो अपने आप को सर्दी से महफूज रखते थे। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था, इसलिए वो गारों के अंदरूनी हिस्से में जानवरों की खालों से गर्म खैमे बनाते थे। तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये एक मॉडल है कि इस तरह के खैमे इंसान ने बनाए होंगे जिनमें जानवरों की खालों का, हड्डियों वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ताकतवर इंसान का फ्रांस में एक गार के अंदरूनी हिस्से में 2 कमरों पर मुश्तमिल बनाया हुआ गर्म खैमा। तो इस तरह गारों के अंदरूनी हिस्से में जानवरों के खालों से गर्म खैमे बनाते थे। ज़रूरत के मुताबिक उन्होंने खुली जगह में भी झोपड़ियां बनाई। खुली जगह में बनी हुई ये झोपड़ियां आप देख सकते हैं। शुरुआत में तो झोपड़ियां खाल की बनी होती थीं, मगर धीरे धीरे उनकी बनावट और जिन चीज़ों से वो बनाई जाती थीं उनमें तब्दीलियां होने लगीं। इस ताल्लुक़ से हम तफसीली मालूमात अगले सबक में हासिल करेंगे जब हम घरों की तामीर का मुताला करेंगे। तो हमने देखा ताकतवर इंसान बिलखुसूस गारों में बसते थे। अपने आप को सर्दी से महफूज रखने के लिए वो गारों के अंदरूनी हिस्से में जानवरों की खालों से गर्म खैमे बनाते थे। ज़रूरत के मुताबिक उन्होंने खुली जगह में भी झोपड़ियां बनाईं।
आर्जी खैमा जनी। आर्जी का मतलब होता है वो शय जो मुस्तकिल ना हो, जो परमानेंट ना हो। अंग्रेजी में हम कहते हैं ना टेम्पररी। आर्जी खैमा जनी, खैमा जनी खैमे लगाना, आर्जी तौर पर खैमे लगाना। पत्थर के वुस्ता ज़माने के अक्लमंद इंसानों के ग्रोह ने दुनिया भर में बस्तियां बसाई थीं। पत्थर के वुस्ता ज़माने में आबो हवा गर्म होने लगी थी। हर तरफ माहौल में तब्दीलियां होने लगी थीं। इसकी वजह से पत्थर के वुस्ता ज़माने के अक्लमंद इंसान के ग़िज़ाई तौर तरीक़ों में भी तब्दीली होने लगी थी। इब्तिदाई इंसान ग़िज़ा के लिए जानवरों का शिकार किया करता था। बहुत बड़े पैमाने पर होने वाले शिकार और माहौल की तब्दीली की वजह से पत्थर के वुस्ता ज़माने तक मैमौथ जैसे इंतहाई बड़े डेल डोल के जानदार नीस्तो नाबूद होने लगे। ये मैमौथ हाथी की तस्वीर आप देख सकते हैं। एक बड़े डेल डोल वाला जानवर, बड़े पैमाने पर इसका शिकार होने की वजह से धीरे धीरे ये ख़त्म होने लगे, नीस्तो नाबूद होने लगे। हाथी तो जसामत में वैसे भी बड़ा होता है। मैमौथ हाथी का जद्द अमजद था। जद का मतलब होता है दादा और जद्द अमजद यानी परदादा। अंग्रेजी में हम कहते हैं एंसेस्टर। मैमौथ हाथी का जद्द अमजद था। द मैमौथ वॉज एन एंसेस्टर ऑफ द एलिफेंट। लेकिन हाथी के मुकाबले में जसामत के लिहाज से काफ़ी बड़ा था। अभी इंसान खेती बाड़ी से वाकिफ नहीं हुआ था। उसने काश्तकारी करना शुरू नहीं किया था। लिहाजा ग़िज़ा की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था। जानवरों का शिकार किया करता था, फल जमा किया करता था, जड़ें और कंद का इस्तेमाल भी ग़िज़ा के तौर पर करता था। बड़े पैमाने पर होने वाले शिकार और माहौल की तब्दीली की वजह से पत्थर के वुस्ता ज़माने तक मैमौथ जैसे इंतहाई बड़े डेल डोल के जानदार नीस्तो नाबूद यानी ख़त्म होने लगे। होमो सेपियंस यानी अक्लमंद इंसान शिकार के साथ साथ बड़े पैमाने पर माहीगीरी करने लगा था। माहीगीरी यानी मछलियां पकड़ना। माही का मतलब होता है मछली, तो माहीगीरी करना, मछलियां पकड़ना। मौजूदा दौर में माहीगीरी बड़े पैमाने पर की जाती है। साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तस्वीर में आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी कश्तियां समंदर में भेजी जाती हैं और बड़े पैमाने पर माहीगीरी की जाती है। मगर उस दौर में तो ये सब नहीं था। तो इंसान किस तरह माहीगीरी किया करता था? आपको याद है पिछले सबक में हम पढ़ चुके हैं। इस तरह हड्डी से बनाया हुआ मछली पकड़ने का कांटा इस्तेमाल होता था। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के औजार इस्तेमाल होते थे जिनकी मदद से इंसान माहीगीरी किया करता था। तो अक्लमंद इंसान शिकार के साथ साथ बड़े पैमाने पर माहीगीरी करने लगा था। माहीगीरी की शुरुआत के साथ ही इंसान की ग़िज़ा में
जानवरों के गोश्त के अलावा मछलियां भी शामिल हो गईं, जिन्हें वो आग पर भूनकर खाया करता था। इन तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस दौर में इंसान ने किस तरह माहीगीरी की होगी। पत्थर के वुस्ता ज़माने तक मैमोथ जैसे इंतहाई बड़े डेल डॉल के जानदार निस्तो नाबूद होने लगे थे। अब इंसान का ज़्यादातर इन्हिसार जंगली सूअर, हिरन जैसे छोटे जानवरों के शिकार पर था। साथ ही ग़िज़ा के लिए अब वो पहाड़ी बकरियों और भेड़ों जैसे छोटे जानवरों पर भी इन्हिसार करने लगा था। पत्थर के वुस्ता ज़माने में आबोहवा और माहौल में तब्दीली की वजह से इंसान की तर्ज ज़िंदगी भी बदलने लगी थी। ताकतवर इंसान के ज़माने में यूरोप की आबोहवा मुंजमद कर देने की हद तक सर्द थी, लिहाजा इंसान अलाव का इस्तेमाल करता था, खाल के कपड़े पहना करता था। पत्थर के वुस्ता ज़माने में आबोहवा गर्म होने लगी थी, हर तरफ माहौल में तब्दीलियां होने लगी थीं। इसलिए पत्थर के वुस्ता ज़माने में आबोहवा और माहौल में तब्दीली की वजह से इंसान की तर्ज ज़िंदगी भी बदलने लगी थी। आबोहवा और माहौल की तब्दीली का असर हमारी ज़िंदगी पर भी होता है। इसे मिसालों की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मौसम सरमा में हमारा रहन सहन बदल जाता है। ये देख रहे हैं आप, गर्म कपड़े हम पहनते हैं, शॉल, स्वेटर, मफलर, ऊनी टोपी, और ज़्यादा ठंड हो कंबल ओढ़ लेते हैं। जगह जगह आग जलाकर गर्मी हासिल करने की कोशिश की जाती है। जिस तरह ताकतवर इंसान अलाव जलाकर गर्मी हासिल किया करते थे, और सर्दी में गर्म गर्म चाय मिल जाए तो क्या बात। गर्म चाय, कॉफ़ी, गर्मा गर्म सूप पीना सभी को पसंद है सर्दियों में। जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ घरों में हीटर लगाए जाते हैं। कई इलाकों में बर्फबारी होती है। वहाँ लोगों के लिबास आप देख सकते हैं। जहाँ बर्फबारी होती है वहाँ मुख्तलिफ किस्म के विंटर स्पोर्ट्स जो हैं उनका इनेकाद किया जाता है। आइस स्केटिंग, स्नोबोर्डिंग, माउंटेन स्कीइंग, इस तरह के स्पोर्ट्स वहाँ खेले जाते हैं। तो ये तो है मौसम सरमा। मौसम गर्मा में गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए हम क्या करते हैं? सूती कपड़े पहनते हैं, छाता इस्तेमाल करते हैं। गर्मी में तरबूज खाना, नारियल पानी पीना हम सबको बहुत पसंद आता है।
दिल चाहता है कि बस पानी पीते रहें, ठंडे मशरूबात, लस्सी, छाछ, इनका इस्तेमाल बढ़ जाता है। जिस तरह सर्दी में घरों में हीटर्स लगाए जाते हैं, गर्मी में कूलर्स, एयर कंडीशनर्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। और इन बच्चों को देख रहे हैं आप, गर्मी से बचने का क्या तरीका ढूंढ निकाला है। जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, पसीने से शराबोर जब घर वापस आते हैं तो नहाए बगैर किसी काम में दिल नहीं लगता। कुछ लोग तो तफरीह की गर्ज से पहाड़ी मकामात पर चले जाते हैं, क्योंकि अक्सर गर्मी के मौसम में छुट्टियां होती हैं। तो इस तरह मौसम गर्मा में आपने देखा, मौसम सरमा के मुकाबले में हमारे रहन सहन और तर्ज ज़िंदगी में फ़र्क आ जाता है। और अब बात करते हैं मौसम बरसात की। जैसे ही बारिश की पहली बूंद ज़मीन पर गिरती है, हम अपनी अपनी छतरियाँ अलमारी से निकाल लेते हैं, रेनकोट ढूंढकर निकाल लेते हैं। और बरसात के मौसम का लुत्फ लेते हैं। बरसात में गर्मा गर्म पकौड़े, भुट्टे और गर्मा गर्म चाय का तो मज़ा ही कुछ और है। बरसात के होते ही किसान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। आबो हवा की ही तरह माहौल भी हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। देही ज़िंदगी और शहरी ज़िंदगी में फ़र्क होता है। देही ज़िंदगी यानी गांव की ज़िंदगी और शहरी ज़िंदगी में फ़र्क आपने भी महसूस किया होगा। गांव का माहौल शहरी माहौल से मुख्तलिफ होता है, और ये फ़र्क हमें वहाँ रहने और बसने वाले लोगों की तर्ज ज़िंदगी में साफ दिखाई देता है। फिर चाहे वो लिबास हो, ग़िज़ा हो या मकानात की तामीर। देहातों में साफ़ सुथरी आबो हवा, हर तरफ हरियाली ही हरियाली, ना कारखानों से निकलने वाला धुआं, ना ट्रैफिक का अज़दहाम। लोग कुदरती माहौल से करीब सादा ज़िंदगी बसर करते हैं। छोटी छोटी बातों में खुशियाँ तलाश करते हैं। देहात की बरक्स शहरों में ऊंची ऊंची फलकबोस इमारतें दिखाई देती हैं, चौड़ी सड़कें, लोगों की भीड़, ट्रैफिक का अज़दहाम, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, कारखानों से निकलने वाला धुआं, कई जगहों पर गंदगी का ढेर और इंतहाई तेज रफ्तार जिंदगी। इन मिसालों से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आबो हवा और माहौल की तब्दीली इंसान की तर्ज ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इसी तरह पत्थर के बुस्ता ज़माने में आबो हवा और माहौल में तब्दीली की वजह से इंसान की तर्ज ज़िंदगी भी बदलने लगी थी। वो तब्दीलियाँ कौन सी थीं, इंशाअल्लाह हम अगले सेशन में जानने की कोशिश करेंगे।
and it's activity time now. आपकी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 33 पर ये सरगर्मी दी हुई है। लिखिए कि मुख्तलिफ मौसमों में आबो हवा की तब्दीली का आपकी ज़िंदगी पर क्या असर होता है। अभी हमने मुख्तलिफ मिसालों की मदद से आबो हवा की तब्दीली के इंसानी ज़िंदगी पर असरात को समझने की कोशिश की। आप उन मिसालों की मदद से और अपने ज़ाती तजुर्बे और मुशाहदे की मदद से इस सवाल का जवाब ज़रूर लिखिए। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।